हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। तो पिछली क्लास जो है हम कर रहे थे, लेकिन बीच में किसी वजह से मुझे क्लास को अधूरा छोड़ना पड़ गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने उस क्लास को जो भी मैंने करवाया उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और इस क्लास को जो आप अटेंड कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि आप ना एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि इसमें जो भी मैं एक तो यहाँ से जो मैं आपको बता रही हूँ और जो मुझे जहन में आ जाता है ना कि इस चीज़ में जो है यहाँ पे इस टॉपिक पे ये चीज़ें मैं बता सकती हूँ, तो फिर मैं आपको वो आगे बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊँगी तो इसका क्या फ़ायदा होगा अगर जब तक आप उसको जो है नोट डाउन नहीं करोगे। तो इसलिए कॉपी पेन लेके आप बैठा करें, ताकि जो चीज़ें आपको नहीं लगे ना उसको आप नोट कर लिया करें। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर से देना है, क्योंकि इससे मुझे आइडिया मिलता है और आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, जिससे आपको खुद पता लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था और ये नहीं आ रहा था। जो नया होगा उसको आप सीखोगे, जो इसमें आपको पहले से आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी हो गया। ठीक है ना, तो अब हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी जो है, इनमें से एक कौन सी प्रमुख नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी, इन नदियों में से कौन सी नदी है? तो क्या आपको आइडिया है इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो ये जो है कृष्णा नदी, ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। और कावेरी नदी, ये जो है ना तीन, ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। एक इसमें से बचा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ प्रमुख और कौन कौन सी है, तो उसके भी नाम आप देख लो। एक तो हो गया नर्मदा, दूसरा तापी, लूनी, माही और साबरमती। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात अगर हम करें तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ये तो हमने जाना। गुजरात से होकर ये क्या करता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश गुजरात से होकर कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला जो है उसके बीच बहने वाली ये नदी है। विंध्य और सतपुरा जो पर्वतमाला है उसके बीच ये बहती है, और ये गुजरात और मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सरदार सरोवर बांध पर जो है नर्मदा नदी है, तो सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी के ऊपर है, तो आपको ये भी याद रखना है। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तवा नदी है एक, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगर इसके सहायक नदी की बात की जाए तो तवा है एक, तो ये जो है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत जो है वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जब वो नई लोकसभा निर्वाचित होती है ना, तो उसके उपरांत जो नई, उसको किस नाम से मतलब जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, लेम डक। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेम डक के नाम से जाना जाता है। लोकसभा और विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो किया जाता है, यूज़ किया जाता है, कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो है प्रोटेम। प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है लोकसभा और विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक में। तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के किस शहर में अगर बात की जाए तो आप मैसूर को याद रखना, मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में जो है ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये भारत के ब्रिटिश शासन में जो है पहले गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल क्या था? तो 1772 से 1784 से 85 था, ठीक है। सत्रह सौ तिहत्तर में 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की जो है क्या किया था, इसने स्थापना किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1781 में कलकत्ता मदरसा की जो है इसने स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि कोलकाता में मदरसा है उसकी स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? तो 1781 में की थी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1784 में जो है विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1791 में इन्होंने क्या किया था, तो जोनाथन डंकन ने जो है ना बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। इसमें जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका की संसद से लिया गया है। अनुच्छेद 73 जो है संघ की स्थापना, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 73 ये कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति को जो है सूचना प्रदान करने से संबंधित है। प्रधानमंत्री का दायित्व है ये, ठीक है। अनुच्छेद 18 की बात करें, अनुच्छेद 88 अनुच्छेद 88 जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यवादियों के जो अधिकार से संबंधित है ये चीज़। तो ये सारे टॉपिक को जो है ना आपको डीपली जो है इस पे आपको क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। आगे आपको मिलती रहेगी इस पे नॉलेज, तो आप क्लास को मिस मत करना कोई भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
इनमें से जो है वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है, जो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का जो है युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। क्या ये सही है? आपको अगर आपने इस बारे में पढ़ा है तो आपको नॉलेज होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंचायती राज्य के संबंध में जो है कथन ये जो कह रहा है ना, ये गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ है, सॉरी प्रभावी हुआ है। ठीक है, तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है, पूरा डेट यहाँ पे दिया हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा योजना जो है प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया था, वो कौन सा योजना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, ये योजना जो है बिहार में शुरू किया गया था। ये कब से शुरू हुआ था? तो ईयर्स की अगर बात कर लें तो ये 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो कितना प्रतिशत भाग है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है, तो 2% के अंदर हम इसे मानते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 32,87,263। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आ नहीं पाया। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है भारत विश्व के कौन से स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पर आता है, भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां है और सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है। आपको याद रखना है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जो है अब दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है। जब भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उससे पहले जो जान लीजिए कि वो कौन कौन सा है। भारत का 7वें नंबर पर आता है तो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये नंबर वाइज है, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विक्रम सेठ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं। विक्रम सेठ द्वारा जो है द सूटेबल बॉय, सानेट, एक इक्वल म्यूजिक आदि महत्वपूर्ण उनके जो उपन्यास इन्होंने लिखी है। तो ये भी आपको याद रखना कि इनके द्वारा जो है विक्रम सेठ के द्वारा जो है कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो वो पुस्तक है द सूटेबल बॉय, सानेट, एंड इक्वल म्यूजिक। ये चारों और ये सारे जो है ना कुछ मुख्य बुक है इनकी, तो इन्होंने लिखा है। BS नायपॉल की बात कर लें, इनके द्वारा जो लिखी गई है पुस्तकें हैं वो कौन सी है? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर, ठीक है। इनकी भी 2-3 पुस्तकें हैं जो कि मैं आपको बता दूं, तो आप इसे नोट कर लेना, मैं बता देती हूँ। BS नायपॉल की पुस्तक द बैंड इन द रिवर, ए हाउस पर मिस्टर विश्वास, हाफ ए लाइफ, मैजिक, सीड्स, ठीक है। ये सारी जो है ना पुस्तकें ये BS नायपॉल ने लिखी है। अरविंद अडिगा की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? तो द वाइट टाइगर, अ सिलेक्शन डे, इनकी ये 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। एक है सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तक है द सेनेटिक वर्सेज, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, शेम आदि। ये सारी पुस्तकें इनकी हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो अफ्रीका का जो देश है जाम्बिया, उसकी राजधानी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लुसाका। हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। इसके बारे में देखिए, ये जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। डकार ये सेनेगल देश की राजधानी है, ये सेनेगल की राजधानी है डकारे। और बमाको जो है ये माली देश की राजधानी है, ठीक है। जब भी आप क्लास अटेंड किया करें ना तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको, मुझे जब क्वेश्चन में देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मुझे इसके बारे में भी बता देना चाहिए, तो उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो कॉपी पेन आप लेके बैठा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए ये एक सीरीज़ है, ये जो है ना एक ऐसा है, मतलब ये एक प्रैक्टिस सेट है जिससे जो है आपको इसमें रीजनिंग का भी मिल जाएगा, इसमें आपको जीके जीएस भी मिलेगा। इससे आपकी एक प्रैक्टिस सेट की जैसे जो है ना आपकी रिवीजन होगी, आपका आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो उसी टाइप का क्वेश्चन है पूरा, तो मैं इसमें आपको वही बता दूंगी कि इसमें जैसे कि
लॉजिकल होता है ना, जिसे हम रीजनिंग की क्लास बोलते हैं, तो उस टाइप का भी इसमें क्वेश्चन है। तो आपकी इसमें थोड़ी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो वो कौन, तो यहाँ पर ना इस पैटर्न को जब हम देख रहे हैं ना, जब इस पैटर्न को हम देख रहे हैं तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है ये देखिए यहाँ पैटर्न में क्या है, 24 आ रहा है, 70 आ रहा है, 208 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 1864 आ रहा है। तो ये संख्या आपको देख के ये तो समझ आना ही चाहिए कि ये मतलब प्लस सिर्फ हो नहीं रहा, 1 से 2 बार अगर हम उसको प्लस कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। अगर इसमें जो है हम 3 बार 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये 72 आ रहा है। अगर हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है कितना, 72। -2 70 आ गया ना। जब यहाँ मुझे लग रहा है कि 72 तो ये 2 अंक ही इससे ज़्यादा है, तो फिर मैं यहाँ 2 माइनस कर दी तो देखिए 70 आ गया। अब मैं नेक्स्ट में आजमा के देखती हूँ कि क्या यही रूल इस पे लग रहा है या फिर कुछ और मुझे करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब इससे जो है मैं इसमें की हूँ, तो अब इससे देखती हूँ कि क्या इतना आ रहा है, जो ये सीरीज चल रही है ऐसे, तो क्या ये इतना आ रहा है। तो अब 70 को करूँगी मैं मल्टीप्लाई 3, तो जब मैं इसको की तो ये कितना आया, यहाँ आया मुझे 210। तो यानी कि मतलब मुझे यहाँ फिर से जो है ना 2 माइनस कर देना चाहिए, तो फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे 208 है ना। तो मतलब ये सीरीज़ काम कर रही है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं 208 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है मुझे 208 को मल्टीप्लाई 3 से की तो ये आ गया मुझे 624, ठीक है। और यहाँ जो है मुझे इसमें 2 माइनस भी करना है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 622। तो ये जो राइट आंसर होगा ना आपका, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 622, ठीक है। 622 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 622 है ना, तो मतलब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको आगे और भी इसको देखना है तो आप 622 को जो है अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या 1864 हमारा आ रहा है, तो 622 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा कितना आ गया 1866, यानी इसमें माइनस करने की ज़रूरत है 2, तो 2 अगर माइनस की तो 64 आ गया ना। बिल्कुल करेक्ट है ये मेथड, इसी मेथड से जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें
जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि मेरी क्लास आ नहीं पा रही थी और मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं दे पाई इस क्वेश्चन पे कि मैं यहाँ पैटर्न इसमें डाल सकूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ज़रूर आप पूरा पैटर्न लेकर के आया करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं ना इस को जो है बता देती हूँ किस तरीके का जो है पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए जिससे आपको ये समझ में आएगा इजी। ठीक है, जैसे ये आपने देखा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये 12। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ना ये पूरा प्रॉपर लेकर के आऊँगी। तो अब आप इस सीरीज़ को देखिए। ठीक है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा जो है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन में आप ट्राई कीजिए कि ये कौन सी सीरीज़ चल रही है इसमें। ठीक है, तो अगर आप अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर देंगे ना तो ये मेथड आप ये जो है आप पैटर्न देखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ एक बॉक्स है, एक बॉक्स में ही 1 2, यहाँ है 3 4, यानी कि 12 है, 34 है, 56 है, 78 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। और तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये सिंपल सी सीरीज जा रही है। जैसे यहाँ देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 9 और 10 है ना, यहाँ 9 और 10, तो 11, यहाँ 12। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 9 और 10। ओके, ये है आपका राइट आंसर। अब ये देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिनका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यानी इसको आप गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ से क्या संबंध है, तो छत्तीसगढ़ का जो है किससे होना चाहिए संबंध, आपको ऑप्शन में अब मैच करना है कि छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है ना, तो यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी पता है आपको, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, रायपुर। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, रायपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर चिन्ह पर जो है ये आ सकती है। तो यहाँ जो है ना एक पैटर्न आपको मैं दूंगी, उस पैटर्न को जो है ना आपको एनालिसिस करना है और उस पर जो है आपको काम करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था तो मैं यहाँ पे पैटर्न के थ्रू नहीं क्लास को एडजस्ट कर पाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं पूरा पैटर्न आपको दूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको
बता देती हूँ किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे होगा। तो ये एक हो गया और ये हो गया, ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न है। और इसमें है, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ है 45। प्लीज़ अब समझना थोड़ा, यहाँ 45 है, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 65, यहाँ है 65, यहाँ है 6, यहाँ 13 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है, ये जो आपको आंसर यहाँ दिख रहा है ना, ये ऑप्शन, इसमें से आपको ये चूज़ करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऐसा क्या करें हम कि यहाँ जो है 3 और 6 जो है वो मुझे समझ में आए कि ये क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो गया 36। ठीक है, इस दोनों को प्लस किए तो कितना आया, 45, ये हो गया 45। तो यहाँ हमें दिख रहा है ना कि यहाँ 45 है, तो मतलब यही मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती है ना, तो यहाँ तो क्या होता है, या तो स्क्वायर करते हैं हम, या फिर मल्टीप्लाई होता है, या फिर प्लस माइनस। इस तरीके से जो है ना, जैसा हम अंक देखते हैं उस अकॉर्डिंग जो है ना पहले हम करते हैं मेथड यूज़। तो यहाँ मेरे ख्याल से यही मेथड लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया। तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही होगा ना। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। ठीक है, 64 में 1 हम ऐड कर दिए तो क्या होगा, 65 हो गया ना, यहाँ 65 है। तो इसी तरीके से अब इसको भी करना है मुझे, तो 6 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। ठीक है, 169 और 36 को आप प्लस करेंगे ना तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 205। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 205। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह जो है संगत है तथा 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है। यहाँ पे जिसका जो है हमें संगत पता लग रहा है वो नहीं, असंगत जो हमें दिख रहा है ना उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो वो कौन सा है, माइंड यूज़ करो आप लोग, वो कौन हो सकता है, इसमें से कौन सा है जो असंगत है इसमें। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है, ये देखो कितना अच्छा है ना ये चीज़। जैसे आप ये देख लो, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यही जो है मुझे असंगत लग रहा है। अब आप लॉजिक पूछोगे, आप लॉजिक पूछो तो मैं बताती हूँ कि कैसे हुआ ये। जैसे हमें ये चीज़ देखो, आप नोट करो, 1 क्या दिख रहा है, पहले तो मैं आपका राइट आंसर को टिक कर दूं, ये है हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन है। और इसमें देखिए लॉजिक क्या है, तो यहाँ
जो लास्ट वाला अंक आपको दिख रहा है ना, जैसे लास्ट वाला हम डी को ले लें, अगर डी वाला हम देख लेते हैं तो क्या है 2, 4, 3 और 9। ये लास्ट वाला देखिए 9 है ना, इसको मैं प्लस कर रही हूँ 2 और 4 6 और 3 9, तो यहाँ ये 9 है ना। इसी तरह देखिए यहाँ लास्ट में जो सी वाला ऑप्शन है उसको देखिए आप 1 1 1 एंड लास्ट में 3 है ना, तो ये 1 प्लस 1 प्लस तो क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 है ना यहाँ पे। अब देखिए जो ऑप्शन बी वाला है ना वो देखिए आप, लास्ट में क्या है 6 है लास्ट में, और 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, टोटल काउंट करने से ये 6 हो गया। यहाँ पे प्लस वाला रूल चल रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को जो हमने प्लस किया तो 6 आ गया ना यहाँ, तो ये सेम है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है बिल्कुल सेम है कि जो चीज़ इसके शुरू लास्ट वाले में है ना उतना हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, लास्ट में ऑप्शन ए में क्या है, लास्ट में 6 तो है, लास्ट में 6 है, लेकिन क्या इसको प्लस करने से इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो क्या ये 6 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये पूरी तरीके से क्या है, ये असंगत है, ये तीनों है एक संगत के अकॉर्डिंग और ये असंगत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से क्या है 16वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे पंक्ति की बात हो रही है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। जब राहुल का जो है दोनों सिरों से उसका स्थान क्या हो रहा है 16 हो रहा है ना उसका स्थान। जैसा कि आपने देखा ना कि दोनों सिरों से इसका स्थान क्या है 16वां स्थान है, ठीक है। तो 16 यहाँ पे क्या हम रूल करेंगे, जैसे दोनों सिरों से 16 है ना, तो 2 बार हो गया तो प्लस करना है ना हमें यहाँ पे 16 प्लस 16, तो एक इंसान की जो है 2 बार काउंटिंग हो गई। यहाँ पे आपको ये चीज़ गौर करना है, जैसे कि एक ही इंसान की अगर 2 बार बात हो रही है, मतलब दोनों तरफ से अगर 16 स्थान है तो 16 16 32, तो यानी उसकी भी काउंटिंग जो है 2 बार हो गई। तो उसमें से एक को हमें क्या करना, माइनस कर देना है, ठीक है। इस 16 में से एक को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो पहले अगर हम 16 16 को कर ले तो क्या हुआ 32 हुआ ना, 32 में से हम एक माइनस किए तो 31, यानी कि पंक्ति में जो कुल स्टूडेंट है ना वो क्या है 31 है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, 31 स्टूडेंट है उस पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद बिंदु ए से जो है पूर्व दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक मेथड है। जैसे जब भी दिशा वाला क्वेश्चन आए ना तो उसमें आपको इस तरीके से ना, इस तरीके से एक ड्रॉ करना, और इसमें जो है सही तरीका क्या होता है समझने का मैं आपको ही बताती हूँ। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे देखो, इसमें दिशा आपको कैसे समझना है, इधर जो है ना पूरब, ये हो गया पूरब, अब पूरब के सामने ही होगा ना पश्चिम, तो ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। यह है पश्चिम, ये ऊपर जो है ये होता है उत्तर, ठीक है, और नीचे जो है ना ये है दक्षिण, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब भी आप इस दिशा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरीके से सॉल्व करना। पूरब पश्चिम का जो ये जो मैं डायग्राम बनाई हूँ ना, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली जो है ना सही होगा, कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है वेद बिंदु ए से जो है पूरब दिशा में, तो पूरब कहाँ है, ये रहा है ना मेरा पूरब, ये वाला है पूरब। तो बिंदु, मैं यहाँ एक बिंदी डाले, ठीक है, बिंदु ए से पूरब की ओर बढ़ता है और कितना 15 मीटर चलता है। तो ये देखो, माना कि ये 15 मीटर है, ठीक है, ये 15 मीटर चला, बिंदु बी तक पहुँच गया। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बी तक पहुँच गया। बी तक पहुँचने के बाद ये क्या किया है, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ गया। तो दक्षिण कहाँ है हमारा, उत्तर के नीचे दक्षिण है ना, तो किधर मुड़ा, इधर मुड़ गया। ये देखो अब डायग्राम, तो यहाँ मुड़ गया वो। इधर कितना चला है वो 8 मीटर चला इधर, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है। तो आपको ये दूरी नहीं तय करनी है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 15 पर कभी भी टिक मत कर देना, ये गलत होगा। इसको आपको सही कैसे करना है, बिंदु ए और बी में मतलब दक्षिण यहाँ तक आया है ना, वो दक्षिण की ओर मुड़ा था और 8 मीटर चला है, तो 8 मीटर का भी तो लेना है ना। तो इस तरीके से यहाँ, ये देखो इस तरीके से देख रहे हो आप, यहाँ इस तरीके से। उसके बाद ये 8 मीटर और ये 15, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर हम करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना, 15 का कितना हो गया, 15 का हो गया 225 और 8 का कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो जब हम इन दोनों को जो है काउंट किए तो कितना हुआ हमारा, वो हो जाएगा 200। सॉरी, मुझे यहाँ पे थोड़ा समझाने में नहीं हो पा रहा है, यहाँ स्क्रीन थोड़ी छोटी है। आप इस बात को नोट करते जाना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना, आपका राइट आंसर आएगा, आप देखना, ठीक है। तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 289, ठीक है। तो इसको जब हम भाग किए ना तो ये मेरा कितना निकल गया है, 17, ठीक है। 17 मीटर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी जो है ना वेद ने तय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समरूप जोड़े की पहचान करें। यहाँ पे क्या बोला, समरूप, जो एक समान है ना उसकी पहचान करने को यहाँ ये बोल रहा है। तो जैसे नदी और पुल, तो नदी और पुल का संबंध बनता है ना, नदी के ऊपर पुल होता है, तो इन दोनों का जो संबंध है, अगला जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे वही चीज़ सिलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, कि वो कौन सा हो सकता है, कि वो क्या है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नदी का जो संबंध है वो पुल से है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो, पहाड़ और रेल, नो। जल और चट्टान, नो। यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, पहाड़ और सुरंग। राइट आंसर बी है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष जो है कथन निहित है। यहाँ देखो, जैसे निष्कर्ष यहाँ दिया हुआ ना, कथन पहला दिया हुआ क्या है, मानव और बानर के कुछ गुण समान है, ये निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। मानव और बानर के कुछ गुण समान है, ये कथन है और इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, एक, बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है, बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है। और नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है, मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप अपना माइंड यूज करो थोड़ा। बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है, बानर होता है अधिक चालाक, या फिर मानव जो है बानर की तुलना में अधिक चालाक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो आप कि केवल निष्कर्ष 1 जो है निहित है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निहित है, ठीक है। एक ये हो गया ऑप्शन। और ऑप्शन सी में देखिए केवल निष्कर्ष 2 निहित है
और ऑप्शन डी में देखिए दोनों निष्कर्ष निहित है। मतलब यहाँ पे जो है ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है ना ये आपका राइट होगा। पता क्या कथन के अनुसार क्या कह रहा है, मानव और बानर के कुछ गुण समान हैं, है ना। यहाँ तुलना करना गलत ये होगा क्योंकि यहाँ गुण समान की बात कही जा रही है, ठीक है, गुण समान की बात की गई है, न कि चालाक, यानी कि चालाक की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही क्या है, निहित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है अगर आपने पूरी ये क्लास वॉच किया ना तो एक लाइक बस कर दो आप। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी क्लास लाने की कोशिश करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का भला हो, स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो क्लास को आप अटेंड करना रोज़ आपके लिए ये क्लास ज़रूरी है अटेंड करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो मैं कहूँगी कि इसको जब आप देखोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप का जो है पैटर्न एग्ज़ाम्स में आता है, किस टाइप का सवाल किया जाता है स्टूडेंट से। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। कि बस एक ही आपसे गुजारिश है कि आप लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है ना आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।